मैं देखता हूँ कि ये जो स्ट्रगलिंग बच्चे हैं ये अपना दुख घर भी जाके नहीं बता सकते। अब जो घर वर्ड है ना, इसकी एक तासीर है कि जब बंदा पूरे जो जमाने से थका हुआ है तो वापस जब वो घर जाता है तो घर मस्ट बी एसोसिएटेड विद द सुकून फैक्टर कि जी मुझे घर में जाके ना मुझे सुकून मिलता है। वहां पे जो लोग हैं वो मैं जैसा भी हूँ मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मगर वो एक्सेप्टेंस जब कम हो रही है तो फिर बताएं, फिर कहना है कि जी मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। मैं कहता हूँ कि मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा ताल्लुक है कि आपको एक ही बंदे से कई दफा मोहब्बत होती है, कई दफा नफरत होती है, मगर वो जो कई दफा नफरत वाला है ना, उसमें आपने किस तरह से खुद को रोकना है, अपने ताल्लुक को रिकंसिलिएट करना है। One of your study explains कि 53% of high school students in Pakistan reported depression and anxiety. हम दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, यही वाली बात हम फोन पे कर रहे हैं, यही वाली बात हम टेक्स्ट पे कर रहे हैं, इन सब की अपनी अपनी तासीर है। बिल्कुल। इंसान को ना बिलमुशाफा मिलने की बड़ी जरूरत है। जब आपने कुछ भी बोला है, किया है, तो आपने ये देखना है कि मैंने उसको करने से पहले पॉज लिया था। अगर आपने कुछ सेकंड्स का पॉज नहीं लिया तो मींस यू रिएक्टेड। आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड टू हैव यू, क्योंकि आप खुद भी अभी इतने यंग हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी सारी सक्सेस देखी है। इनफैक्ट जब मैं कल प्रिपेयर कर रही थी कि व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट, तो मैं जब आपकी रिसर्चेस पढ़ने मैंने स्टार्ट किए तो मैंने कहा लुकमान साहब को क्या हो गया था, इतनी सी उम्र में कौन इतनी सारी रिसर्च करता है। अब मुझे इतने घंटे बैठ के जो है अपना देखना पड़ रहा है कि मैं उनसे किस बारे में बात करूं। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, दिस इज थैंक यू सो मच। अमेजिंग। बेसिकली अगर आप देखें तो मेरी रिसर्च की सारी थीम एक ही पॉपुलेशन के गिर्द घूमती है। हाँ जी। और मैं कहता भी खुद को यही हूँ कि मैं नौजवानों का माहिर नफ्सियात हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी ज़ुबान बनूँ। तो दैट्स वाई मैंने ये सारी जो रिसर्च है वो एक ही पॉपुलेशन पे रखी और हाँ ख़ास जी। तौर पे उनके मामलात को समझने के हवाले से मैं इस पे चला हूँ। और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि इस जनरेशन को एक आइडिया मिले कि हमने जाना कहाँ है, हमने करना क्या है, क्योंकि जहाँ से मिलने चाहिए थे वहाँ से नहीं मिल रहा। तो एग्जैक्टली। फिर कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए कि नहीं? एग्जैक्टली, आई लव दैट। और मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी, डॉक्टर लुकमान मेरे जूनियर थे और यूनिवर्सिटी के दिनों में भी ये मशहूर थे अपनी जहानत, काबिलियत और मेहनत की वजह से। और आज माशाल्लाह से इस मुकाम पे आपको देख के आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी प्राउड कि हम एक ही यूनिवर्सिटी से हमने हाँ ग्रेजुएट किया अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। और अगर नौजवानों की बात करते हैं तो मेरा भी ना अक्सर यही है कि माँ बाप थे, माँ बाप ने वही कुछ किया जो उनको उनके पेरेंट्स ने सिखाया, हमने वही कुछ किया जो हमारे माँ बाप ने सिखाया। अब सालों साल रवायतें चली आ रही हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो हम फॉलो करते हैं। अब कुछ चला आ रहा है तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि उसमें बदलाव नहीं आ सकता। अब जो बदलाव है या कुछ चेंजेस हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और हेल्थ के लिए और लाइफ की ओवरऑल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, हम्म। तो उनको बदलने के लिए किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज जो है ना, चीजें बदल गई हैं बट उनको डील करने का तरीका नहीं बदला। अगर आप ये कहें तो मैं ये कहता होता हूँ कि दिस जनरेशन इज जनरेशन अंडर प्रेशर। और इस जनरेशन का जो प्रेशर है वो कहीं पे रिलीज नहीं हो रहा, बल्कि इनको प्रेशर आ ही जा रहा है। अब इस तरह आपने बात की कि चीज़ों को बदलना चाहिए या बदलना होगा, तो आप ये देखें कि पिछले 15 साल में इतना चेंज आ गया है जो कि अमूमन 50 साल में आता है। और इसमें टेक्नोलॉजी जो है ये सबसे बड़ा एजेंट रहा है जो इतना चेंज इसकी वजह से आ गया। अब अगर देखा जाए तो हमने इस जनरेशन को डील किस तरह करना है। चाहे ये जनरेशन जो है जिस मर्जी एज की है, मगर ये है तो इंसान ही ना। इनका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो वही है जो कि इनके पेरेंट्स का है। अब मेन काम तब खराब होता है जब इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, बिहाइंड अगर मैं एक जो सेंटेंस में बात कहूँ कि ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि ये वैसे ही बिहेव करें जिस तरह हम अपने पेरेंट्स के साथ करते थे, मगर इस जनरेशन के पास वो चीज़ें जो है वो उस तरह से करने के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने जो अपनी पीएचडी की रिसर्च की तो एक चीज़ मुझे बड़ी मैंने देखी भी कि एक पेरेंटल कंट्रोल जो है का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे क्या समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स का हम पे कितना कंट्रोल होना चाहिए, लेजिटिमेट कंट्रोल, ये उतना ही उनको अलाउ करते हैं। तो मैं अक्सर जब पेरेंटिंग की ट्रेनिंग कराता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जब आपके बच्चे ने कहा ना कि मामा या पापा प्लीज़ जब आप मेरे रूम में आया करें तो नॉक करके आया करें, तो आपकी पेरेंटिंग किधर गई फिर? कि उन्होंने आपको अपनी बाउंड्री डिफाइन कर दी और आप फिर एक इस चीज़ को क्या आप एक्सेप्ट करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हम तो वो जनरेशन है कि जिन्होंने
शादियां भी जो है वो अपने पेरेंट्स के कहने पे की, उनकी मर्जी से की, उनकी उनकी खुशी के लिए की। ये तो वो जनरेशन है जिसको आप उनकी मर्जी के खिलाफ एक ड्रेस तक नहीं लेके दे सकते। तो मेरा जो इसमें मेन चीज़ है कि इनको डील करें जैसे ये डील होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ टेक्नोलॉजी से देख लिया। ये वो नहीं है जो इनको पट्टी पढ़ाएंगे, यानी वो हमारे वाली जनरेशन जिनको हफ्तावार अखबार जहाँ में जो आ गया, इन्होंने कहा जी यही हो रहा है दुनिया में, ठीक है। या वो कैसेट्स आपको पता है कि हम लोग वॉकमैन पे सुनते होते थे, हाँ और जी। यही चीज़ें या वीसीआर वगैरह। ये जनरेशन वो है जिसके एक सेकंड बाद, आजकल मैं कहता हूँ कि हम जो एकेडेमिया से वाबस्ता हैं, हमें तो डबल तैयारी करके पढ़ाना चाहिए कि हमारा बच्चा जो हम पढ़ा रहे होते हैं वो फटाफट चैट जीपीटी से वेरीफाई कर लेता है कि सही पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं। हाँ तो जी। चीज़ें बहुत बदल गई हैं। क्या नहीं बदला इनसे एक जनरेशन जो पहले है ना, वो नहीं बदली, कि ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, कि उनको वो देखें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, इनको वैलिडेशन की ज़रूरत है कि हमें समझा जाए, हमारी आइडेंटिटी को माना जाए, ठीक है। हम हैं, ठीक है। और इसलिए जो है वो एक प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पे ये अभी जिस तरह आप जनरेशन की बात करें, जो जेन जी है, ये जब इन्होंने हमारे कॉलीग्स बन जाना है, ठीक है। अभी तो ये कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ाई के एंड पे हैं। जब इन्होंने हमारे कोलीग्स बन जाना है, हमारे साथ काम करना है और हमसे राइट्स की बातें करेंगे, तो यहाँ पे तो बॉस इज ऑलवेज राइट। तो फिर ये किस तरह से जो है हम इनको डील करेंगे। तो मैं ये आपको कहूंगा कि चेंज आ गया है और आने वाले वक्त जो है वो इन्हीं का वक्त है। और हमें जो हम इनसे पहले वाली जनरेशन के हैं, हमें इनके हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ेगा, हाँ क्योंकि जी। हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है। I agree with you and I'm very glad to see that also, क्योंकि almost 2014 से मैं पाकिस्तान में नहीं रह रही। तो अब जब मैं कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ टीचर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तो मुझे दिखने में आ रहा है कि चेंज आ रहा है और सब लोग ही उसमें जो है वो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे कल मैंने आपकी यूनिवर्सिटी का मैंने विजिट किया और इसी मैथ्स डिपार्टमेंट की ही बात कर लें, मैं इक्विपमेंट्स देख के बहुत खुश हुई कि वाओ, मेरे शहर में कि यूनिवर्सिटी उसके अंदर ये सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, लाइक इट्स वेरी गुड टू सी। लेकिन वही जो आपने बात की है ना, पेरेंटल कंट्रोल, आई थिंक वो जो है एक बहुत ह्यूज फैक्टर है। इसी से मैं एक आप ही की एक रिसर्च जो है वो हाईलाइट करना चाहूंगी, जिसपे आप अभी काम कर रहे हो विद वन ऑफ योर स्टूडेंट, जिसमें आप इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप कर रहे हैं। उसमें जो 6 फैक्टर्स आपने रखे हैं, उसमें एक फैक्टर की आप बात कर रहे हो, असर्टिवनेस, बीइंग असर्टिव। तो अगर आप कहो कि जैसे पेरेंट्स को कंट्रोल करना है और बच्चे की ज़रूरत कुछ और है, लेकिन उसको माँ या बाप या बड़ों के सामने या बॉस के सामने ओके ही बोलना है, मींस दैट पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो उस बंदे के लिए असर्टिवनेस वेयर डू यू सी एंड व्हाट डू यू सी, कि उसके फिर इम्पैक्ट्स क्या हैं? अच्छा, बेसिकली जो आपने जिस रिसर्च का रेफरेंस दिया, दैट इज इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज। ओके। और इसमें इनको डील करने के लिए हमने इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस सिखानी है। अब जब इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज वाला आइडिया मेरे जहन में तब आया कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, एक नौजवान है, बट उसको ना लोगों से डील करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अक्सर औकात जब मैं स्टूडेंट से डिस्कस करता था तो वो कहते थे, सर ये तो आप हमारी ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये बच्चे जो हैं, इनके पास शायद स्किल्स नहीं है कि किस तरह हमने किसी की बात सुननी है, किसी की बात बर्दाश्त करनी है, किस तरह रिएक्ट करना है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि जो आपने असर्टिवनेस की बात की, तो असर्टिवनेस को लोग ये समझते हैं कि आपने अपना हक मनवाना है, कि पता नहीं कोई इनकलाबी आपकी कोई सोच है। इसमें यह है कि आपने अपनी बात एक अच्छे तरीके से आगे रख देनी है कि आई वांट दिस एंड आई डोंट वांट दिस। मिसाल के तौर पे मैं आप कहें जी चाय का कॉफ़ी, मैं कहूँ जी कॉफ़ी आप कहनी चाय पीनी है, तो मैं कहूँ सॉरी मैंने नहीं पीनी, तो मैंने एक अपनी बात जो है आपके आगे एक रिस्पेक्टफुल वे में रख दी है। अब इस जनरेशन का मसला ये है कि बदतमीजी को असर्टिवनेस कहते हैं, कि हम जो है किसी को आगे कहें जी कि हमें नहीं पता कि हमने किस तरह की बात करी, हमने कर दी है जी, हमारा राइट था, ठीक है। ये बात ये होती है कि आपने बात करनी है विदाउट एग्रेसिव हुए। तो जिस तरह मैं मजीद चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज के हवाले से भी बात करूँ कि यहाँ पे ये जनरेशन जो है, इसको इमोशनल रेगुलेशन का बड़े मसले हैं, इसको कंट्रोल नहीं है खुद पे, ठीक है। कि अगर हमने देखे ना गुस्सा आ गया, अक्सर औकात एक बच्चा मुझे कहता, सर मेरे से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने कहा यार बात ही गलत बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। कि एक बात जो गलत हो रही है हमें बर्दाश्त से करना है, अच्छी खासी बात है कौन बर्दाश्त करता है। तो हमें जो है ना इस जनरेशन को जो है वो इमोशनल रेगुलेशन भी सिखानी है। अब मैं ना एक थोड़ी सी बात आपसे और भी ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर औकात हम देखते थे कि घर वाले कहते थे कि जो मैट्रिक इंटर वाली एज है ना, ये आपने अच्छी तरह गुजार ली ना तो आगे मज़े ही मज़े हैं।
मैंने इस चीज़ को बड़ा दिल से लगाया हुआ था कि जी कि अच्छा अगर ये मैट्रिक इंटर और ये ग्रेजुएशन अच्छा हमने सुकून से कर ली तो बड़े मज़े हैं। फिर मैंने देखा कि वो सही कहते हैं कि इस एज में ना जो बंदा एक फ्लुएंटली गुजर गया विदाउट एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज या कोई ऐसी उसके रुकावट नहीं आ गई या कोई खुदा ना खास्ता कोई वो डी ट्रैक नहीं हो गया, तो उसकी ज़िंदगी अगले वाली ठीक होती है, उसके करियर पाथ्स भी ठीक होते हैं, उसकी आने वाली जो रोमांटिक लाइफ है वो भी ठीक है। अब यहाँ पे जिसको मसला पड़ गया ना, वो फिर वहाँ स्टक हो जाता है। ठीक है, वो अपनी फिर जो नौजवानी के मामलात हैं, वो आगे वहाँ रुक जाता है, डर जाता है कि मैं मतलब टीनेज इयर्स 12 टीनेज साल से मतलब 18 तक। हाँ, जो टिपिकली जो एडोलेसेंट्स है, ये एज जो हाँ। है, ये टीन एज, ये बड़ी क्रूशियल एज है और मैं ये समझता हूँ कि इस एज में पेरेंट्स जो हैं वो आजकल बच्चों को गाइड नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप मैं कहता हूँ माओ से कि यार आप माओ की तरह बिहेव करें। एक माँ वो होती है जो अपने बच्चे को वो चाहे जिस तरह का मर्जी है, वो फेल हो गया आ गया, माँ कहती है कि जी कोई बात नहीं, यू विल सक्सीड नेक्स्ट टाइम। यानी एक माँ अगर वो कोई मुम्तहन की तरह या वेल एग्जामिनर की तरह बिहेव करेगी तो बच्चे ने और किसके पास जाना है। देखिए ना कि अक्सर औकात ऐसे होता था कि मैं अपना एक बताऊं कि अगर मैं कोई किसी स्ट्रेस में हूँ तो मेरी वालदा जो है वो मुझे कहती हैं कि क्या बात है, ठीक है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जी आपने कोई बात नहीं, फिर इंसिस्ट करती हैं, तो फिर वो कहती हैं कि जो माँ से बड़ा माहिर नफ्सियात नहीं होता कोई, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि आजकल की माएँ क्यों अपने बच्चों को एक्सेप्टेंस नहीं दे रही कि बच्चे हैं वो उनसे गलतियाँ भी होती हैं, वो फेल भी होते हैं। आप उनको कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी कि आपने अपने बच्चों को एक आप समझ लें कि ब्रांडेड एक जो है क्लॉथिंग की तरह बना लिया कि जी हमने बताना कि जी हमारा बच्चा आपके बच्चे से बेहतर है। क्यों बताना है जी, वो आपका बच्चा है। मिसाल के तौर पे आपने एक बच्चे को कह दिया जी कि तुम्हारे कज़न के इतने नंबर आ सकते हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते? आपने उस बच्चे का बेड़ा गर्क कर दिया उस टाइम। उसकी अपनी आइडेंटिटी किधर गई? यानी आपने उसे बताया कि टू बी एक्सेप्टेबल यू हैव टू कम्पीट दैट पर्टिकुलर पर्सन और आपने उससे जीतना है। अगर तुम जीतोगे तो फिर तुम्हारी माँ तुमसे खुश होगी। ठीक है? इसी तरह ही अब आप देखें कि आप क्यों फादर्स भी अपने दोस्तों की गॉसिप में अपने बच्चों की अचीवमेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? वो फिर क्या होता है, ये तो फिर मुकाबला बढ़ गया ना एक किस्म हाँ का। जी, हाँ अगर जी। आपका बच्चा उस लेवल का कैपेबल नहीं है या वो अभी स्ट्रगलिंग है, तो उस बच्चे को तो आपने पहले से ही इस लेवल पे ले आया कि अगर तुम हमारी नाक ऊँची कर सकते ना, तो फिर तुम कामयाब हो। अगर तुम हमारी नाक ऊँची नहीं ना कर सकते, तो हम तुम्हें तो एज़ सन और एज़ डॉटर हम तुम्हें इस तरह एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें भी हमें ये देखनी पड़ती हैं कि हमारी अब जो है वो जो पेरेंट्स हैं, उनकी गलती क्या है और बच्चा जिसकी आपने सेल्फ एस्टीम ही सारी इस चक्कर में ख़राब कर दिया है कि वो एक शो पीस बने, जो कि बिल्कुल कस्टमाइज़्ड हो आपके अकॉर्डिंग, जिसको आप प्रेज़ेंट कर सकें। ठीक है? तो ये जो है ना, ये बहुत मैं समझता हूँ कि ये आज और वो बच्चे मैं वो अपना दुःख किसी के आगे बता नहीं सकते। हाँ जी। ठीक है? अब मैं अमूमन जो कम सीजीपी वाले बच्चे होते हैं, तो उनसे जो है वो पूछता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये जो स्ट्रगलिंग बच्चे हैं, ये अपना दुःख घर पे जाके नहीं बता सकते। अब जो घर वर्ड है ना, इसकी एक तासीर है कि जब बंदा पूरा जो ज़माने से थका हुआ है, तो वापस जब वो घर जाता है, तो घर मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ सुकून फैक्टर कि जी मुझे घर में जाके ना मुझे सुकून मिलता है। वहाँ पे जो लोग हैं, वो मैं जैसा भी हूँ, मुझे एक्सेप्ट करते हैं। मगर वो एक्सेप्टेंस जब कम हो रही है, तो फिर बताएँ, फिर कहना है कि जी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आई लव हाउ यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग और इसी से मैं एक और आपसे पूछूँगी कि इमोशनल रेगुलेशन की जब आप बात कर रहे हैं, उसमें ठीक है एक फैक्टर आ गया एक्सेप्टेंस का, लेकिन इमोशन रेगुलेशन तो तब आएगी जब इमोशनल आइडेंटिफिकेशन होगी। जो मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ ना कि ज़्यादा टाइम तो हम लोगों के पास वोकैब्युलरी ही नहीं है अपने ऐसे ही आप है। को एक्सप्रेस करने के लिए। इस तो जी, हाँ। जी। इसमें ना मैं एक बात करता होता हूँ अपनी क्लास में कि ये बताना आसान है कि मेरे सर में दर्द हो रही है और ये बताना मुश्किल है कि मेरा दिल टूट गया। हाँ जी। आपको नहीं पता चल रहा होता है कि मैं इस टाइम किस दौर से गुज़र रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे जिस तरह आपने बात की कि हम अपने जज़्बात को नाम दें। मुझे अगर किसी से जेलसी फ़ील हो रही है ना, तो कहूँ कि मुझे जेलसी फ़ील हो रही है, ठीक है? क्योंकि जब तक मैंने उस चीज़ को मानना नहीं ना है, मैं उसको डील नहीं कर सकता। डिनायल में रहना और उस चीज़ को मानना ना, मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में ना अगर आप मान लेना कि ये मसला है, तो मसला हल होने की तरफ आपका सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। हम डिनायल में रहते हैं, हम मानते ही नहीं हैं। अब मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया का दौर है, आपको लोग वही कुछ दिखाएँगे जो कि वो चाहते हैं कि आप दिखें।
ठीक है, एक तस्वीर कितनी एडिटिंग से गुजरी है, एक क्लिप कितनी एडिटिंग से गुजर के आपके सामने है। ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे एडिटिंग कर करके उसको दिखाया जाता है, थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया जाता है। अब वो बच्चे समझ रहे हैं कि यही ज़िंदगी है, ठीक है। अब वो मिसाल के तौर पे मेरे सामने इरा बैठी हैं, इरा के सामने डॉक्टर लुकमान बैठे हैं, वो इनको तो देख रहे हैं, इनकी स्ट्रगल नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जो इन्होंने टाइम गुजारा है वो नहीं देख रहे। उनको बस ये है कि जी हमने इन ये ऐसा बनना है और ओवर द नाइट बनना है, ठीक है। अब एक चीज होती थी एक जमाने में ना, सीवीज में लिखा जाता था कि बिलीव इन स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब ये जो है कि स्टेप बाय स्टेप के जी आप अब वो बच्चे चाहते हैं कि जी हम पहले दिन ही ना हमें को बॉस लगा दें, ठीक है। हमारे पास पहले दिन ही अच्छी गाड़ी हो, हैंडसम सैलरी हो और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि इन चीज़ों के हवाले से भी आपको देखना है कि किसी के पास कैसे आई है। इमोशंस की आपने बात की, हमने किससे पूछना है कि जी हम क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आजकल बच्चे टची बहुत हैं, आप ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा कर जाते हैं। मैं ख़ास तौर पे अब साइकोलॉजी में हमारा फीमेल स्टूडेंट ज़्यादा जो है वो हमें मिलती हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बच्चे आपने ना ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग के चक्कर में ना दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया कि जी एक रेड फ्लैग है, एक ग्रीन फ्लैग है। हमारा जो ब्रेन है ना, इसका मैकेनिज्म ये है कि हम उसको जो कमांड दी जाएंगे ना, इसने वैसा ही हमें आगे से रिस्पॉन्स देना है। मिसाल के तौर पे मैंने सोच लिया कि जो रेड फ्लैग बंदा होगा ना, उसको मैंने इस तरह डील करना है, उससे दूर रहना है, उसके साथ उसको मुंह नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जैसे ही मैंने लेबल किसी भी इंसान को फिट किया ना, वो सारी फीलिंग्स जो मैंने एक कस्टमाइज करके रखी हुई थी वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जानी है। अब जब ये इसी तरह आप रहेंगे तो आगे जाके क्या करेंगे? आगे जाके आपकी शादी होनी है, आगे जाके आपने एक और घर चलाना है। तो मैं तो इस हवाले से मतलब परेशान हो जाता हूँ कि आप का जो 15 सेकंड की रील देख देख के आप इतने सुपरफिशियल हो गए हैं कि किसी को 5 सेकंड में एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ही है कि आप हमारी ट्रेनिंग इस तरह हो गई है कि अब हमने ना मतलब ये मोबाइल पकड़ा है, स्क्रोलिंग किया, हम दुनिया में जिंदगी में बंदों को भी स्क्रोल कर रहे हैं। हमारा बिलीव ही नहीं है कि जी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप में किसी से शेयर करना क्या होता है, किसी पर ट्रस्ट करने की क्या बात होती है, अगर कोई बंदे के साथ आपकी बिगड़ जाए, बिगड़ी को ठीक करना क्या होता है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब करने के लिए एफर्ट चाहिए और हमारा तो दिमाग ही 15 सेकंड वाला है, ठीक है। तो हमने तो एफर्ट करनी ही नहीं है, हमने तो रेड फ्लैग कह के उसे जान छुड़वा लेनी है अपनी। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं और मैं कहता हूँ कि इस पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसको करिकुलम में शामिल करें, ठीक है। अगर आपको बच्चों को माँ बाप नहीं सिखा रहे हैं, टीचर्स कहते हैं जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कोर्स पढ़ाएंगे, ये सिखाएं, तो फिर करिकुलम में शामिल करें। बच्चों को बताएं कि जी एम्पथाइज करना क्या होता है, किसी को समझना, किसी के हवाले से उसको डील करना, किसी का सहारा बनना, ठीक है। किसी ने आपके साथ बदतमीजी कर दी, उसको माफ करना क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इनको जो है ना, क्योंकि हमने तो एफर्ट नहीं करनी, हमने जान छुड़वानी है, ये क्या के लिए रेड फ्लैग। हाँ, और इसी से आई थिंक आपकी जो रिसर्च जो इमोशनल इम्पल्सिविटी पर है, कि जो इम्पल्सिव रिएक्शंस जो हैं हमारे, वो हमारे किस तरह से लव अफेयर्स में और रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करते हैं, अगर आप अपनी उस रिसर्च के अच्छा, हवाले से। अब आपने अच्छा किया उसका जिक्र कर दिया। बेसिकली ना इम्पल्सिव होना क्या है, आपने बगैर सोचे समझे रिएक्ट कर दिया। हाँ जी। अब इसको अब न्यूरो साइंस कहती है कि जी जब आपको इम्पल्सिव आप हुए हैं तो आपके मैगडेला ने आपके प्री कॉर्टेक्स को हाईजैक कर लिया, आपने रिएक्शन पहले दे दिया, सोचा बाद में। अब यहाँ पे बात यह है कि क्या इम्पल्सिविटी को हमने अलाउ कर दिया है? सवाल ये है। एक बंदा इम्पल्सिव हो रहा है, अब जो बंदा इम्पल्सिव है ना, यानी वो रिएक्शन फौरन दे देता है, उसको गुस्से में उसको कंट्रोल नहीं है, पहले वो माने कि मुझे ये मसला है। मिसाल के तौर पे जिन लोगों को मूड स्विंग के इशू है, अगर उनको पता है ना कि मुझे मूड स्विंग के इशू है, तो वो उनको पता होगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे ट्रिगर कर रही हैं। अब मैंने काम ख़राब करना है कि मैंने उसको डील करना है। मैं अक्सर अपने जो स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जी लड़ाई हो जाना, इख्तलाफ हो जाना, इट्स क्वाइट कॉमन, मगर ऐसी कोई बात नहीं कर देनी चाहिए उसमें कि कल को आप एक दूसरे से नजरें ना मिला पाए, एक दूसरे से सलाम दुआ से भी जाएं। इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स भी बताते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छी टेक्निक तो हमारे रिलीजन ने हमें बताई है, गुस्सा है, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे तो लेट जाएं, क्योंकि वो डिले कर रहे हैं। वो जो डिलेइंग टेक्निक है 1 2 3 4 5, इससे आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो थिंक अबाउट इट कि जी मैंने क्या करना है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह अब आपने बात की रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, वहाँ पे हमारी ख़ास तौर पे ये यूथ की
जो एक्सपेक्टेशन है वो बड़ी और तरह की है। ठीक है, आपने किसी को रिप्लाई जो है वो 1 मिनट लेट कर दिया तो फौरन सोचा कि जी ये मेरे साथ जो है ना ये जुल्म हो गया, मेरे साथ बेवफाई हो गई, अगला बंदा मेरे साथ मुखलिस नहीं है। वो जनाब माइंडफुल हों, थोड़ा सा सोचें कि एक बंदा जो है, अब मिसाल के तौर पे हमसे भी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर कुमार रात को 12:05 पे भी अवेलेबल हैं ये बताने के लिए कि असाइनमेंट की डेडलाइन क्या है। वाओ। अगर वो नहीं बताएंगे तो सर आप तो हमारा रिप्लाई नहीं करते। ठीक है कि यार मतलब मैं एक दिन वो इस तरह ही मुझे कॉल आई कि सर वो आपने असाइनमेंट मैंने आपको भेजा था वो आपने चेक कर लिया। मैंने कहा कि आप ये समझते हैं कि मैं बाजार में गले में लैपटॉप डाल के फिर रहा हूँ और मैं, तो ये जो है ना ये जो बेसब्री है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े वर्ड इस तरह के यूज करें जो कि स्टूडेंट जो समझें कि जी कि आप में सब्र ही नहीं है चीज़ों को टैकल करने के बहुत हवाले अच्छी से। बात की, ठीक बेसब्री। ठीक है कि हाँ। आप हर चीज़ को आपको फौरन फौरन चाहिए। ठीक है, अगर आपको फौरन नहीं मिल रही तो आप उसको ज़हनी तौर पर डिस्कार्ड कर देते हैं या समझते हैं कि ये हमारे हकूक मजरूह हो गए हैं। और हम जो है वो, और फिर खुद को एक इस तरह पोर्ट्रे करना कि पता नहीं हमारे साथ जो है वो क्या मसला बन गया। और यही अगर इसको मैं रोमांटिक रिलेशनशिप में इस चीज़ को अप्लाई करूं तो क्या यहाँ ये जनरेशन सोचती है कि हमने किसी के साथ लंबा चलना है? ठीक है, ये सोचती है कि एक बंदा जो है वो उसमें अगर 10 अच्छी बातें हैं तो 5 बुरी बातें भी होंगी। जहाँ पे मैं 10 अच्छी बातों की वजह से मुझे पसंद है तो मैंने 5 उसकी बुरी बातों को भी एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर उसने एक दिन मुझे को गुस्से में कुछ कह दिया है तो मैंने इस बात को बर्दाश्त भी करना है, वरना वो जो मैंने पहले बात की उसको रेड फ्लैग कह के डिस्कार्ड नहीं कर देना। हम्म। तो ये बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मिसाल के तौर पे मैं अक्सर पेरेंट्स को जब ट्रेनिंग करा रहा होता हूँ तो कहता हूँ कि आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि ज़िंदगी में आप हार भी सकते हैं, आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, आपको इनकार भी हो सकता है। अपनी बच्चियों को बताएं कि आपकी सास जो है वो टफ भी हो सकती है, आपका मियाँ हो सकता है कि कोई निगलेक्ट करे आपको, मगर आपने चीज़ों को डील करना है, भागना नहीं है। ये जो भागना हमने सिखा दिया है ना, आप अपना डिवोर्स रेट चेक करें। ठीक है, उसमें भी हमने बड़ी तरक्की कर ली है। ठीक है, और फिर बात फिर आती है कि ये अक्सर औकात ये क्यों हो रहा है। मतलब एक हैरानी होती है कि जनाब एक लड़ाई, अब जिस तरह मियाँ बीवी का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ कि मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा ताल्लुक है कि एक आपको एक ही बंदे से कई दफ़ा मोहब्बत होती है, कई दफ़ा नफरत होती है, मगर वो जो कई दफ़ा नफरत वाला है ना, उसमें आपने किस तरह से खुद को रोकना है, अपने अपने ताल्लुक को रिकन्सिलिएट करना है, अपने जो है वो मामलात को ठीक करना है, दोबारा से स्टार्ट लेना है, डील कैसे करना है डील कैसे उसको। करना है, ये किसने बताना है जी। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप आजकल की माएँ जो हैं वो यंग बच्चियाँ जिनकी रिसेंट शादियाँ हुई हैं, उन्हें कहती हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी की बात सुनने की। ठीक है, दफ़ा करो इनको, छोड़ो, आ जाओ। आप हमारा फैमिली स्ट्रक्चर खराब कर रहे हैं। अदम बर्दाश्त की जो एक फ़िज़ा कायम हो गई है, इससे हमारा फैमिली स्ट्रक्चर बहुत हद तक डिस्टर्ब हुआ है। हम जो है वो किसी की बात बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि हमें डील ना करना पड़े। हम उससे कहें जी कि आप भाड़ में जाएँ, आप रेड फ्लैग थे, आप इस काबिल नहीं थे, आपने हमारे हकूक मजरूह कर दिए हैं। ठीक है, तो हम आपको जो है ना आप पे 4 अरब भेज रहे हैं। तो बात फिर ये है कि जी ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं कि हमने किस तरह से ताल्लुकात का जो बुरा वक्त है ना वो गुजारना है। और अमूमन ताल्लुक मैच्योर ही तब होता है जब आपने साथ मिलकर बुरा वक्त भी देखा हो। हाँ जी, और आई थिंक वो जो आप बात कर रहे हो ना कि बेसब्री की और लॉन्ग टर्म की, ये आई थिंक सोशल मीडिया को उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर एंड अवेलेबिलिटी टू फाइंड समवन एल्स, दीज आर द टू हाँ जी। मेजर फैक्टर्स कि आप एक रिलेशनशिप में हो फिर आप अगले में जा रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो, रेड फ्लैग है डिस्कार्ड कर रहे हो। पहले के ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि अब उनको सोशल मीडिया देख-देख के, जैसे रील्स की आप बात कर रहे हो, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, 1, 2, 3 चेकलिस्ट अगर नहीं है, तो ठीक है, आई लुक फॉर समवन एल्स। नहीं, अभी जिस तरह देखिए ना, आपने जो बात की है कि सोशल मीडिया, अब मैं कहता हूँ कि जी जो आपको चीज़ चाहिए ना, तो ये तो फिर ऑर्डर पे तैयार हो सकती है कि आप इसको जिस तरह हम केक ऑर्डर पे तैयार कराते हैं, तो आपको जो है वो इस तरह ही पार्टनर भी ऑर्डर पे तैयार करवा दिया जाए। बात यहाँ पे ये है कि सोशल मीडिया ने बड़ा कुछ कर दिया। एक चीज़ हाँ, जो आपने बात की ना पिछली जनरेशन की, उसमें ना लोग जब हम ये बात करते हैं ना, फिर हम हमें कहते हैं कि जी आप टॉक्सिसिटी को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं टॉक्सिसिटी को कभी भी डिफेंड नहीं कर रहा। आपका बंदा कोई अगर आपको लग रहा है कि इसमें बाज नहीं आना, यू हैव ट्राइड वंस ट्वाइस थ्राइस, नहीं बाज आ रहा, देन यू हैव द राइट टू सेव योर सेल्फ, टू सेव योर मेंटल हेल्थ। मगर अगर आपने ट्राई नहीं की तो फिर ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि सोशल मीडिया पे ऑप्शंस बड़े हैं लोगों के पास।
जो लोग ऑप्शन तलाश करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि वो अभी रिलेशनशिप में इन ही नहीं हुआ है, वो सिर्फ अभी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो बंदा किसी के साथ मेंटली कमिटेड है वो कभी भी और ऑप्शन तलाश नहीं करता, ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है बात, ठीक है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि मोहब्बत में मुब्तला शख्स के लिए दुनिया की आबादी एक शख्स होता है, कि उसको बस उसी से है, उसे किसी और से कोई गर्ज नहीं है, तो उसको क्या है कि 10 लोग हों चाहे, ठीक है। मगर ये वाली बात कहना कि जी वो ऑप्शन, वो इसका मतलब ये है कि वो अभी मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो वो फिर जब मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो फिर आप तो कभी भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे, कभी भी अगले बंदे को ना आपने समझना है ना खुद को समझाने की कोशिश करनी है, फिर आप उसको वही चीज दिखा रहे होते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। वो सुपरफिशियल है, वो एक ड्रामेबाजी है, वो एक आप जो मतलब आप कह लें कि एक शॉर्ट टर्म पे चल रहे हैं आप, कि 2-4 महीने आपको पता है कि आपका मैक्सिमम जो आपकी ड्यूरेशन वो यही है। और ये इस वजह से फिर क्या हो रहा है, ये जो लोग कहते हैं ना कि हम एम्प्टीनेस फील करते हैं, तो यही कुछ है कि जब आपने अपने एक अंदरूनी निज़ाम को ही खराब कर लिया सारा, कि आपने वो कहते नहीं, पहले तोड़ा फिर जोड़ा, फिर जोड़ के तोड़ा, इसी पर बंदकारी ने शिकस्ता कर दिया दिल को। तो वो आपने ये जो जोड़ तोड़ में जो है वो चीज़ें इतनी ख़राब कर ली हैं कि आपको अब समझ नहीं आ रही कि किसी के साथ अटैच होना क्या होता है, किसी के साथ निभाना क्या होता है, और उसके साथ वफा करना क्या होता है। तो अब आजकल एक रिसर्च में और प्लान कर रहा हूँ पार्टनर इनफिडेलिटी पे, तो उस पे भी हम इस पे देखेंगे कि इसके कौन से प्रेडिक्टिंग फैक्टर्स हैं जो कि बंदे बेवफाई की तरफ जाते हैं। तो ये भी इस जनरेशन के मसले हैं कि इनको बेवफाइयों का भी सामना है, और ये बात वो मैं कहता हूँ कि बेवफाई भी आपके लोग ही कर रहे हैं, आपकी जनरेशन ही बेवफाई कर रही है। मगर बात यह है कि बेवफाई करना क्या है, वफा ना करना, ठीक है। वफा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगले बंदे को टाइम देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, वो हमने करना ही नहीं है क्योंकि हम तो स्क्रोलिंग वाले हैं, ठीक है। तो यही और इम्पल्सिव हैं, हम इम्पल्सिव हैं। हाँ जी। और एक बात ये आती है कि जी कि आप इम्पल्सिव हैं, ठीक है, मगर आप इसको मान भी नहीं रहे, हम आपकी हेल्प ही नहीं कर सकते। सो डॉक्टर लुकमान, व्हाट वुड यू सजेस्ट, आप क्या बोलोगे कि फैमिली लेवल पे पेरेंट्स या टीचर्स या कलीग्स और या यंग बच्चे खुद से ये जो इम्पल्सिवनेस की आप बात कर रहे हो, ये जो आप इतनी सारे इश्यूज की बात की है रिलेशनशिप में, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उसके लिए आप क्या एक दो चीजें रिकमेंड करोगे जिससे हम इन चीजों में थोड़ा फर्क ला सकते हैं या बेटर बना सकते हैं? पहली बात तो ये है, किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उस चीज़ को माने कि ये मसला मुझे है, ठीक है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो गाइड करने वाले लोग हैं ना, उसमें कौन कौन आते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद आपके पीयर्स आते हैं, ठीक है, कि आपके दोस्त कौन है, ठीक है, वो आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, वो आपको मशवरे क्या दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं टीचर्स, उसके बाद आपकी जो बाकी जहाँ पे आप मूव कर रहे हैं। मैं इस जनरेशन को कहता हूँ कि ओवरऑल ना आपने अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना है ना, तो पहले अपनी रूटीन ठीक करें। मैं हैरान होता हूँ कि ये बच्चे सोते कब हैं, ठीक है, कि इनको रात को 2 बजे भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी में भी घूम रहे होते हैं, फिर ये गेम्स भी खेल रहे हैं, फिर ये इधर उधर जो है वो अपनी और एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। तो जनाब सबसे पहली बात ये है कि आप अपनी रूटीन ठीक करें, ठीक है। एक बात यहाँ पे आप देखें कि हम अक्सर जब मेंटल हेल्थ के हवाले में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को ना थोड़ा स्लीप के हवाले से बताना चाहिए कि नींद पूरी करना कितना ज़रूरी है। आपने 3-4 दिन आपकी नींद ना पूरी, आप वैसे ही थोड़े से ज़रा चिड़चिड़े होने शुरू कर देते हैं, आप वैसे ही आप फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं मैंने क्यों इस तरह किया, मैं इस तरह का था तो नहीं। तो ये मसले भी हैं। उसके बाद एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अपने आप को लिमिट करें ये जो डिजिटल वर्ड से, ठीक है। एक बात आपने, हम दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, यही वाली बात हम फोन पे कर रहे हैं, यही वाली बात हम टेक्स्ट पे कर रहे हैं, इन सब की अपनी अपनी तासीर है। इंसान को ना बिलमुशाफा मिलने की बड़ी ज़रूरत होती है। मैं जब ये देख रहा था कि ये जो जनरेशन जो है ये मैसेज पे बहुत फ्लुएंट है, मगर जब इनसे आप आमने सामने बात करेंगे तो इनसे बात ही नहीं हो रही होती, या इनको पता नहीं चल रहा होता कि हमने वर्ड्स किस तरह से जो है वो, तो ये अपने आप को थोड़ा डिजिटली भी जो है वो डिटॉक्स थोड़ा करें। अब वो डिटॉक्स करने को भी समझते हैं कि हम 2-2 हफ्ते के लिए गायब हो जाए। अब वो जिस तरह मैं इस पे कहूँगा, हमारी एक स्टूडेंट थी तो उसने एक डेडलाइन मिस कर दी, तो मैंने कहा वेयर वर यू, उसने कहा जी सर मैं डिजिटल डिटॉक्स पे थी तो मैं 2 हफ्ते फोन नहीं देखा। मैं उसे कहूँ मैंने कहा कि ये 2 हफ्ते वाला, हम तो आपको क्या ही नहीं रहे कि आप 2 हफ्ते के लिए गायब हो, हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा लिमिट कर। इधर उधर भी लोग देखें कि जो अब अक्सर क्या है जी
कि 5-6 लोग बैठे हैं और हम्म, सारे मोबाइल पे लगे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के दुख सुख। अब इसको ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम शेयर ग्रुप कराते हैं ना कि आपस में सारे बैठे हैं और ये ग्रुप एक, मैं कहता हूँ कि ना अक्सर औकात जो ये हस्बैंड्स हैं ये 5-6 बैठ जाए ना तो अपने मसले शेयर करने शुरू करते हैं तो उनको लगेगा कि हम सबके मसले एक ही हैं। एक ही है। बीवियां भी इकट्ठी बैठ जाएं तो उनको लगे, अगर ये नहीं डिस्कस करेंगे तो बंदे को लग रहा होता है कि ये मसला सिर्फ मेरे साथ ही है, तो वो विक्टिमहुड में चला जाता विक्टिम है ना, और वो, सेल्फ हाँ ऐसे विक्टिमाइजेशन ही है। में। उसमें ये है कि हम सफोकेट ना करें, हम जब अपने आप को हम बात ही ना करते, हम खुद ही से कुड़ी जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि अपने जितने भी इश्यूज है ना उनको अवॉइड नहीं करना। अगर आप अवॉइडेंस वाले चक्कर में पड़ गए ना कि दिखी जाएगी कर लेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाने और फिर वो इतने बड़े हो जाने हैं कि आपकी जो हिम्मत है ना उससे बड़े हो जाने, ठीक है, वो काम फिर थोड़ा सा और ख़राब होगा। आपको कोई कोई प्रॉब्लम है आप उसको शेयर करें। मैं फिर नहीं कहूँगा कि आप माहिर नफ्सियात के पास ही आएँ। आपके पास दोस्त नहीं है, आपके पास फैमिली नहीं है, अगर नहीं है फिर आप आएँ साइकोलॉजिस्ट के पास, आप उनसे डिस्कस भी करें। और मैं कहता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो माहिर नफ्सियात के लिए बड़ा गोल्डन टाइम है कि लोगों के पास अपने अपने जो ब्लड रिलेशन हैं, जो दोस्त हैं, उनसे बातें करने के लिए ट्रस्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि कल को जब कोई कमज़ोर लम्हा आना है तो इन्होंने इन्हीं बातों पे हमें मैनिपुलेट करना है, हमें टॉन्ट करना है। तो इससे अच्छा ये है कि हम कोई अपनी बात इनको बताएं ही ना। तो अच्छी बात है कि आप सेशन लें, वहाँ जाके अपना आप कैथारसिस भी करें, ठीक है, और वहाँ पे जो एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट जो वहाँ बैठी होंगी वो आपको अच्छे से सुनेंगे भी, आपको जज नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि इस जजमेंटल वर्ड में जो मेन मसला यही है कि जी लोग जज करते हैं। हाँ जी, देखें ना, मैं और आप हम दोनों कभी भी पारसाई का दावा नहीं कर सकते, ठीक है, ये अल्लाह नहीं है जो ऐबों को छुपाने वाला है, जो गुनाहों पे पर्दे रखने वाला है, बट दुनिया बड़ी जजमेंटल है। हम तो, और जब इसी चीज़ से बचने के लिए लोग एक दूसरे को बातें कर ही नहीं रहे, ठीक है, और हम इस चीज़ को फिर मजीद कहते हैं कि आप कुछ स्किल्स भी सीखें। जिन लोगों को, ख़ास तौर पे जिन लोगों को ये इमोशनल रेगुलेशन का मसला है, इम्पल्सिविटी का मसला है, कि थोड़ा ब्रेक लें, अपने आप को ट्रेन करें कि जी मैंने ट्रिगर होना है ना, अगर मैं हो गया हूँ किसी बात पे, मैंने थोड़ा ब्रेक देनी है खुद को। 1 2 3 4 5। अब इसमें जो डीबीटी है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, सीबीटी है, बेसिकली मैं वो उन थेरेपीज़ की टेक्निक की तरफ नहीं आ रहा। वजह ये है कि कई लोगों को फिर उस तरह से समझ नहीं आएगी। हाँ जी, बट मेन चीज़ ये होती है कि वो थेरेपीज़ हैं जो कि आपको स्किल्स सिखाती हैं हाउ टू डील विद द टफ सिचुएशंस। अब इसमें देखें कि सीबीटी में हम 2 स्लोगन्स पे चलते हैं, यू फील द वे यू थिंक, कि जिस तरह आपने फील करना है उस तरह, जिस तरह आपने सोचना है उस तरह ही आपने फील करना है। इफ़ यू थिंक बेटर, आपकी फीलिंग भी बेटर आएगी। एंड सेकंड, यू आर नॉट योर थॉट्स, कि जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं आप वैसे नहीं हैं। आपको जो है रिकंसिडर करनी पड़ेंगी अपनी सोचों को। डीबीटीवी में हम इस तरह हम इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस सिखाते हैं, हम माइंडफुलनेस सिखाते हैं, ठीक है, हम डिस्ट्रेस टॉलरेंस सिखाते हैं। ये क्यों सिखा रहे हैं कि बंदे को पता चले कि हमने टफ सिचुएशन के साथ किस तरह से डील करना है। इमोशनल रेगुलेशन भी बताते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि ये तमाम जो स्किल्स हैं ना, ये वैसे तो होने चाहिए, ठीक है, बचपन से ही होने चाहिए ना। ट्रेनिंग की इस तरह हो ना हाँ कि जी, ये एक खास टाइम पे आके ये स्किल्स एक बंदे में हो। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर ये इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस है, आई क्लेम इट। मुझे पता है कि मैं, अगर कोई बंदा मेरे साथ गलत भी चल रहा है तो मुझे पता है मैंने उसे किस तरह डील करना है। और मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा फैमिली का भी बड़ा पार्ट है। ये जो आपने जिस तरह जब स्टार्ट में बात की ना कि मेरा ये एरिया क्यों है, तो मैं ना अक्सर देखा करता था कि जब बंदा तकरीर कर रहा है कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, तो मैं सोचा करता था जो बंदे कामयाब नहीं होते उसका क्रेडिट किसको देना है, ठीक है, ठीक है, वो किसको क्रेडिट देना है कि जी मैं इनकी वजह से कामयाब नहीं हो सका वरना मैं कामयाब होता, ठीक है। तो ये नहीं, क्योंकि क्या है हम इस तरह की चीज़ें जो है वो कहते नहीं हैं। तो ये जो जनरेशन है, ये मैं कहता हूँ कि इनके ये, अगर जब आपने कहना है ना कि जनरेशन ही अच्छी, तो मैं कहता हूँ कि जिन्होंने इनको इतना बड़ा किया है ना उनको देखें कि उनके स्किल्स कहाँ पे हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने पेरेंट्स हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप अपने बच्चों से बात क्यों नहीं करते, ठीक है। आप कहते हैं जी हम उनको जी सब कुछ लेके देते हैं, हम ये करते, तुमने खाना खा लिया है, खा लिया है, वो आपके पेट हैं जिसको आपने रूटीन सेट की हुई है कि जी मैंने इस टाइम इसको फीड करना है और बाद वो जो है वो मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। आप उनसे पूछें, आपके बच्चे की रूटीन खराब हुई है, आप पूछें कि इस बच्चे को अचानक हुआ क्या है, ठीक है। और इवन देन मैं तो अक्सर औकात देखता हूँ, अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा है ना जो पहले बड़ा लाइवली था और अचानक वो चुप कर गया, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार मुझे बताओ, ठीक है, कि और ये अलग से बुला के कि क्योंकि उसकी एक रूटीन में चेंज आया,
तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो डॉक्टर लुकमान, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो इमोशनल रेगुलेशन है वो तो बचपन से ही एज अ स्किल माँ बाप को उनको सिखानी चाहिए। और इसमें अगर आपका बाप गुस्सा करके रिएक्ट कर रहा है तो बच्चा ऑब्वियसली वो उसको मिरर कर बिल्कुल रहा है, ऐसे ही मॉडल ऐसे ही। कर रहा है। या फिर आप उसको सिखा नहीं रहे। और जैसे आपने हाईलाइट किया कि करिकुलम में उसको ऐड करना चाहिए, ये चीज़ें तो अमेजिंग हैं। और इसके अलावा अगर किसी को अगर अब आप एक एज में आ गए हो जब आपकी वो ट्रेन छूट गई है इमोशनल रेगुलेशन वाली, और अगर आपको पता चल रहा है कि मैं बहुत रिएक्टिव हूँ। रिएक्टिव होने का मैं तो आसान लफ्जों में कहती होती हूँ कि जब आपने कुछ भी बोला है, किया है, तो आपने ये देखना है कि मैंने उसको करने से पहले पॉज लिया था। अगर हम्म। आपने कुछ सेकंड्स का पॉज नहीं लिया तो मीन्स यू रिएक्टेड। ऐसे ही है, ठीक है। हाँ, तो आपने ये टेक्निक्स बताई हैं कि अपनी रूटीन सेट करो, अपनी फिजिकल हम्म। सेंसेशन पे फोकस करो, अपनी सेंसरी स्टिमुलेशन को जो है उसको एक्टिवेट करो। और सीबीटी डीबीटी की आपने बात की है। ये सारी चीजें तो अमेजिंग हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जो है टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इन चीज़ों के बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वन ऑफ योर स्टडी एक्सप्लेन्स के 53% ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान रिपोर्टेड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। अब अभी देखें कि अब जो 53% कह रही हैं, तो मैं ये इससे भी ज़्यादा है। अब बात यहाँ पे आती है कि अमूमन हम डिप्रेशन को ये समझ रहे होते हैं कि एक बंदा, वो उसके कपड़े फटे हुए हैं, मैला कुचाला है और वो इस तरह कर रहा है। यहाँ पे तैयार श्यार लोग भी डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि डिप्रेशन क्या है, मूड का डिसऑर्डर है, ठीक है। मूड इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, कि हम जो किसी ज़माने में खुश थे ना, अब वो खुश हम नहीं हैं। अब आप देखें कि ये दो में से एक बंदा जो है वो, लेट्स सपोज कि जी वो डिप्रेस है, हम इसको ये नहीं कह रहे कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ जो है वो जा रहा है, बल्कि क्या है कि वो खुश नहीं है। इसको इस तरह से कह लें कि वो खुश नहीं है। अब इसमें अगर आप चीज़ें देखें तो ये जनरेशन, जिसको मैं कहता हूँ कि जनरेशन अंडर प्रेशर है, इनके मामला थोड़े से इस तरह के हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये डील कर रहे हैं, मगर ये मानते नहीं हैं कि हमें प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हम स्टिग्मेटाइज कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्या है जी कि जी घर वालों को कहते हैं कि जी उन्हें कहा जी नमाज़ें पढ़ा करें, ठीक है। ये जो दीन से दूरी है ना, इस वजह से आपके मसले हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा या समझे कि जी मैं दीन से दूर हुआ हूँ और मेरे से नमाजें रह गई हैं, इसकी वजह से मुझे सज़ा के तौर पे ये चीज़ जो है मेरे ऊपर आ गई है अल्लाह की तरफ से। ये क्या है? ये भी स्टिग्मा ही है कि आप बजाय इसके कि उसको हेल्प करें, उसको बताएं कि यार ये इस तरह नहीं, इस तरह है, ये ट्रीट हो सकता है, आपकी हालत बेहतर हो सकती है। देखें, एक चीज़ ये है ना, मेरा हमेशा से एक ख्वाब रहा है कि हम प्रिवेंशन पे काम करें। अब तो लोग प्रिडिक्शन पे आ गए हैं कि हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करें, बट चलें जी, हम चलें थोड़े बाकी दुनिया से पीछे हैं, हम प्रिवेंट कर लें। हम एक बंदा जो क्लिनिकल डिप्रेशन में आ गया है, जिसको प्रॉपर आपको एंटी डिप्रेसेंट भी देनी है, वो कभी उस लेवल पे भी होगा जहाँ पे उसको डील किया जा सकता था। हमने नहीं किया, ठीक है। वहाँ पे उसके माँ बाप भी फेल हुए, उसके दोस्त भी फेल हुए, उसकी जो उस्ताद भी फेल हुए, कि किसी बंदे की नज़र से गुजरा ही नहीं कि वो बंदा जो है वो इतना बीमार हो गया, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ इश्यूज में पहला मसला हमारा स्टिग्मा है कि हम ये बात डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक है। हम उस बंदे को मौका ही फ्राहम नहीं करते। जैसे बोलने लगता है, घर वाले कहते तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम पागल हो गए हो, ठीक है, तुम जो है हमारे खानदान में पहले तो नहीं कुछ हुआ, मेन तुम तो ड्रामे कर रहे हो, ठीक है। इस तरह के जब वर्ड्स आपने बोलने हैं, उस बच्चे ने कहना कि जी मैंने ये बात इनसे करनी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद वो गया है जी अपने दोस्तों के पास। दोस्त भी इसी जो है सोसाइटी का हिस्सा है, उसी की ही जो है कंटेम्प्रेरीज हैं। हमारे यहाँ फिर इस तरह के मामलों में लोग शुगर लगाते हैं, ठीक है, मजाक उड़ाते हैं। और दोस्तियां खास तौर पे, लड़कों की दोस्तियां खास तौर पे। अब इस तरह जी कि जी अब मिसाल के तौर पे मैं तो इस चीज़ को बताने के लिए ना अमूमन कोई नौजवानी किस्से को जी कि हम इस तरह डिप्रेस हो गए तो ये किया, तो स्टूडेंट पूछते थे कि जी सर आप भी डिप्रेस होते थे? तो मैंने कहा जी मैं कौन सा वो टेकन 3 गेम की को बला हूँ जो मुझे डिप्रेशन नहीं था हो सकता, कि मैं कोई मतलब इम्यून हूँ इस चीज़ के हवाले से। ये देखें कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि आपने हेल्प कब लेनी है, ठीक है। अब उसके लिए पहली चीज़ ये है कि आप ये चीज़ मान लें कि जी मुझे आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग प्लेजर, जिसका मुझे कभी खुशी होती थी,
कभी जी आप जिस तरह कहेंगे जी मैं मुझे गोलगप्पे बड़े पसंद थे तो मैं जब खाती थी तो मुझे बड़ा मजा आता था, बट अब मुझे जो है ना आई एम नॉट एंजॉइंग इट। अब मेन बात अब ये है कि इन पे जो दूसरी चीज है कि इनको जो इन पे चीजें मुसल्लत कर दी गई हैं, एक 17-18 साल के बच्चे पे पूरे घर वालों की इज्जत उस पर टिकी हुई है, उसके इतने नंबर आएंगे तो घर वालों की नाक जो है माशरे में ऊंची रहेगी, सारे पूछ रहे हैं हाँ जी उसका रिजल्ट आना था क्या बना। यार आपको क्या मसला, ठीक है एक बच्चा है चले बेशक उसके जो है वो 1000+ मार्क्स हैं, फिर क्या मसला है, चले उसके अगर 700 भी आ गए हैं फिर आपको क्या मसला है। आप उस बच्चे को प्रेशर में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं पेरेंट्स को समझाता होता हूँ कि इनको प्रेशर कुकर ना बनाएं, कि वो प्रेशर अंदर आता जाना और जब फटना है ना तो फिर ये मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ ही फटना है। इसको वो जो ओपन पॉट होता है ना जिसकी अगर मसला बन रहा है तो भाप निकली जा रही है, इस तरह रहने दें, वो बच्चा डिस्कस करे। एक बात है, मिसाल के तौर पे आप और मैं, आप मुझे कहें जी डॉक्टर उस्मान मेरी अब 35 साल उम्र है, आप मुझे कहें जी आपने ना पॉडकास्ट में ना इधर उधर नहीं देखना, आपने बिल्कुल मुझे सामने देखना है, आपने मेरे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, मेरा इतना तजर्बा होने के बावजूद भी मैं भी एंशियस हो जाऊंगा, ठीक है। मैं वो उस तरह से कर ही नहीं पाऊंगा जिस तरह मुझे आप अगर थोड़ा स्पेस देती, मेरी जो कैपेबिलिटीज के हवाले से मुझे अपने स्टाइल में करने देती, ठीक है। इसी चीज को आप अप्लाई कर लें उस यंगस्टर पे, ठीक है, जिसको आपने ब्रीड किया है डिप्रेस्ड वन, ठीक है। अब इसमें पेरेंट्स की अपनी मेंटल हेल्थ भी मैं कहता हूँ कि वो ना क्या करते हैं कि वो उनका अपने जिंदगी को डील करने का तरीका जो है ना वो थोड़ा पैसिमिस्टिक होता है, और बच्चों को भी वही सिखा रहे होते हैं कि यार अगर ठीक है, मतलब आप मिसाल के तौर पे अगर आपको खुद नेगेटिविटी करने का शौक है, आप बच्चों को क्यों बच्चों में वो मेमोरी कार्ड फिट कर रहे हैं कि वो भी जिंदगी को इस तरह ही देखें। तो यहाँ पे ना ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट मेन बात यह है कि फैक्टर जो मर्जी हो, बट जैसे ही हमारा सोशल सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए, अगर किसी बंदे को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो कोई ना कोई अलार्म चल जाए, ठीक है। आप फील करें, मैं फील करूं, उसके पेरेंट्स फील करें, उसके पीयर्स फील करें, उससे पूछे तुझे हुआ क्या है, ठीक है, और वो बताए। वो डरे ना कि अगर मैं बताऊंगा तो ये लोग मुझे जज करेंगे, मेरे ऊपर कोई टैग लगा देंगे, क्योंकि अगर टैग लगाने से अगर उस पर टैग लग गया तो उसका मसला हल नहीं हुआ, एग्रीविएट हो गया। फिर इसका मतलब ये, जिस तरह मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं ना है प्लीज डोंट डू थेरेपी, क्योंकि आपकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से उस बंदे का थेरेपी से जो है वो इस चीज को भी क्रॉस कर देगा कि मैंने थेरेपी भी नहीं लेनी, क्योंकि एक इनकॉम्पिटेंट बंदा उसको टकर गया तो अब वो उससे भी भाग गया। देखिए बात यहाँ पे ये होती है कि हर चीज का अल्लाह ने इलाज रखा है। आप जिस तरह का मटेरियल यूज करेंगे उस तरह का आउटकम आएगी। आप किसी अच्छे खासे बंदे को भी डिप्रेस कर सकते हैं उसके हालात को टॉक्सिक करके, ठीक है। मैंने देखा है कि वो बच्चे लो सेल्फ स्टीम के साथ आते हैं, होपलेसनेस के साथ आते हैं, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरे घर का माहौल कैसा होगा, ठीक है, कि घर में जो है वो इनको लिफ्ट नहीं कराई जा रही है, इन पे अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हैं उनके, और वो फिर क्या करते हैं, फिर वो राह फरार ढूंढते हैं, ठीक है। ये जो ड्रग अब्यूज है, ये जो अब आजकल जो है हर बंदे के हाथ में इलेक्ट्रिक सिगरेट पकड़ी हुई है, क्या है जी, वो ये सब शोर लगा रहे हैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश में, यानी वो ये एक्शन नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ कि ये रिएक्शन है, ठीक है, कि जो पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से या टीचर्स की तरफ से उनको प्रेशर में रखा जा रहा है। तो इंसान जो है ना, इंसानी नेचर ने अपना रास्ता लेना होता है, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं से ना भागना है, विड्रॉ करना ही करना है, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। वो जो साइकिक एनर्जी है ना वो उसने कहीं ना कहीं पे निकलना है, तो मैं कहता हूँ कि इसको चैनलाइज करें एक अच्छे वे में। और आजकल भी आप कह लें कि ये जो पेरेंटिंग की प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है, कि मैं कहता हूँ कि ये जो आज से 40-50 साल पहले एक माँ 7-7 8-8 बच्चे जो है वो पाल लेती थी, तो आजकल की माओं से 2-3 बच्चे नहीं पल रहे। वजह क्या है कि उनका ध्यान नहीं है उधर, वो समझते हैं कि खुद ही जो है ना ये इन्होंने पल पल के बड़ा हो जाना है, और हम जो है इनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे कोई काम ना करें। मैं फिर कहता हूँ कि ये अल्टीमेट जो है, अगर हम स्पेसिफिकली यूथ की बात कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट लाइज टू देयर पेरेंट्स, सेकंड देयर टीचर्स, ठीक है, कि उनको एफर्ट करनी होगी। आप क्यों हर बात को थेरेपी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। मैं अपने जो उस्ताद हैं एक दफा उनसे पूछा कि सर ये जो तरबियत की कमियां होती हैं क्या इनको साइकोथेरेपी से दूर किया जा सकता है? ये मेरा आपसे भी सवाल है। वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू नो द आंसर फ्रॉम यू। ठीक है, कि जो उन्होंने कहा जी ये तरबियत जो है ना ये मिनहाज के असूलों से ऊपर की बात है, इसको आप साइकोथेरेपी से डील नहीं कर सकते। आप एक बच्चे को आपने मॉरल ग्राउंड्स पे उसके काम नहीं किया, इमोशनल ग्राउंड पे काम नहीं किया, उस बच्चे को आपने शॉर्टकट्स पे खुद लगाया है,
झूठ बोलना आपने सिखाया है, हम थेरेपी में क्या कर लेंगे? यानी उसका जो एक बेसिक मेकअप जो है पर्सनालिटी का, वो ठीक नहीं है, तो हमने थेरेपी से क्या ही कर लेना है? बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, तो इसमें अगर of आप मुझे कहेंगे जी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, नहीं, आप मानेंगे यहाँ पे ये गलतियां हमसे हुई course. हैं। हाँ जी, और मैं फिर कहता हूँ कि डिसिप्लिन बच्चे ने घर से सीखना है, हाँ जी, ठीक है? उसने करेक्टर घर से उसका बिल्ड होना है, हाँ ठीक है? जी, उसने सच बोलना है, झूठ बोलना है, घर घर से सीखना है। और माँ बाप ने उसको ये लर्निंग थ्रू मॉडलिंग करना है। ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा बच्चा मेरे सच बोले। मैं शाउट कर रहा हूँ अपनी बेगम पे और मेरा बच्चा जो है वो अपने बहन भाइयों पे शाउट ना करे, I think ठीक है? I love what you said. Sorry, I cut you. But I love what you said कि ये उसने घर से ही करना है। और जो आपने पहले एग्जांपल दी है ना कि अगर मैं कामयाब हो जाऊं तो मैं कहूंगा माइक पे जाके कि इसका क्रेडिट मेरे माँ बाप माँ को बाप जाता है। लेकिन अगर मेरे में ये सारे चैलेंजेस आ गए हैं तो क्या मैं माइक पे खड़ा होके कह सकता हूँ कि ये मेरे माँ बाप की वजह से है? हाँ, ऐसे ही। और अगर वो कहेगा तो क्या उसको रिस्पॉन्स मिलेगा? वो यहाँ पे फिर वो हम माँ बाप वाला कार्ड खेलते हैं ना, कि मैं तुम्हारी एग्जैक्टली, माँ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। एग्जैक्टली। और जो आप सारी बात कर रहे हो ना हम्म, कि आप बच्चे की सेल्फ एस्टीम का लेवल देख के उसके घर का माहौल प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर जब माँ बाप को बताया जाता है तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। उसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं, आई मीन दे हैव हाँ देयर हाँ ओन बिल्कुल। एक्सप्लेनेशंस बिहाइंड इट, लेकिन पेरेंट्स में भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है। अब एक चीज है ना कि आप देखें कि ना लोगों को पता ही नहीं है कि एक स्टेबल पर्सनालिटी डेवलप होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अब मिसाल के तौर पे क्या मैं कहता हूँ कि आप ये जो 40 से 50 साल की एज के फादर्स इकट्ठे कर लें, उनसे पूछें कि जी आपने अपने बच्चों को लाइफ स्किल्स क्या सिखाए, आप उनको कैसे बताया कि जी आपने बाहर जाके किस तरह सरवाइव करना। देखें, हमारा जो माशरा है ना, इसमें सरवाइव करना कोई आम बात नहीं है, ठीक है? आपको एक बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है और हमें इस जनरेशन को एम्पावर करना है। ये मैं एक नई बात ऐड कर रहा हूँ कि हमने इनको विक्टिम कार्ड पे नहीं लेके जाना। हमने कहना जी वी नो द एनवायरनमेंट इज टफ, बट वी एज पेरेंट्स, हमने आपको एम्पावर करना है, हमने आपको रिजिलियंट बनाना है, ताकि वो जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के धक्के आपको पड़ने हैं ना, उसको आप बर्दाश्त कर सकें। मैं अमूमन एक जगह गया तो वो बात हो गई थी कि जी बच्चों को थप्पड़ थप्पड़ लगा देना चाहिए कि नहीं। तो मैंने कहा था कि अब थप्पड़ लगाने से पहले अगर वो जस्टिफिकेशन होगी ना थप्पड़ की, तो बच्चा थप्पड़ खा लेता है। मगर आपने अगर जस्टिफिकेशन दिए बगैर थप्पड़ मारना है ना, कि आपके पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं है तो आपने थप्पड़ लगा दिया, फिर नहीं मानेगा। हाँ, अगर आपका बच्चा गलती करता है उसको पनिश करें, क्योंकि अगर आपने थप्पड़ नहीं ना मारा तो यही गलती जब उसने बाहर जा करनी है ना, तो जमाने ने थप्पड़ मार देना है, ठीक है? और जमाने का थप्पड़ फिर वो ज्यादा बुरा होता है। तो आपने डिसिप्लिन भी उनको घर से सिखाना है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी घर से करनी है। और अगर लेट सपोज आप ये काम करने में नाकाम रहे हैं, तो मैं कहता हूँ फिर भी लेट नहीं हुआ, आप अब भी जो है वो इस चीज़ को कर सकते हैं। हाँ, मगर फिर हो सकता है कि आपको किसी जो है वो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़े। क्यों? क्योंकि अब वो टाइम आपको हो गया। हाँ अब जी, आप देखिए ना कि हर इंसान की पर्सनैलिटी में ना हर जो है वो काम करने का ना एक टाइम है, हाँ जी, ठीक है? आप एक 12 साल के बच्चे को वो नहीं करवा सकते जो आप एक 8 साल के बच्चे को करवा सकते हैं, क्योंकि उसका वो टाइम गुजर गया, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है? उसके अप्रोच और है। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करते हैं तब उनकी चीज़ें और हो जाती हैं, हाँ जी, ठीक है? आप उनके मामलात और हो जाते हैं, फिर आप उनको उस तरह डील नहीं कर सकते जिस तरह आप उनको जब वो अपने लेट चाइल्डहुड में थे वैसे डील कर सकते हैं। तो मेन बात फिर ये आती है कि आपने जब इस जनरेशन की, जो कि हमारा फ्यूचर है, मतलब ये वो है जिन्होंने कल ये पूरा जो है ये निज़ाम इन्होंने चलाना है, हाँ जी, आपकी हमारी जगह इन्होंने बैठे होना है। हाँ जी, तो हाँ अगर जी, हमने यही चीज़ें इनको नहीं सिखानी कि यार आपने किस तरह बिहेव किस तरह करना है, हाँ ठीक जी, है, हाउ टू बिहेव योरसेल्फ, हाँ तो जी, फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं आगे? हाँ जी, अमेजिंग। ये तो पेरेंटिंग की बात आ गई, ये तो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात आ गई, डिसीजन मेकिंग की जी। बात आ गई। लेकिन जब मैं आपका वर्क स्टडी कर रही थी तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आई, द वर्ड, एंड आई वाज शॉक्ड। डिलेड मैरिजेस, डिलेड मैरिजेस विद देयर ओन चॉइसेस। कि हमारा माशरा जहाँ पे शादी की जो एक डेट है किसी के भी दिमाग में 21, 22, 23, 24, मैक्सिमम 26 लगा लो। 26 के बाद की जब जो शादियां हैं, 30 के बाद तो खैर आप उस दौर से ही बाहर निकल हम्म, जाते हो ना। तो जब आप बात कर रहे हो कि डिलेड मैरिजेस with their own choice improve psychological well-being, and psychological well-being is a direct predictor of life satisfaction. तो
हाउ डू यू सी ये आपकी ये रिसर्च जो है वो हमारी सोसाइटी में काम आ सकती है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि शादियां भी माँ बाप की मर्जी से हैं, करियर चॉइस भी माँ बाप की मर्जी से है, और शादी अगर डिले कर दी तो फिर वेयर डू वी स्टैंड? अच्छा, इसमें ना मैं हैप्पी कि आपने ये सवाल किया। डिलेड मैरिज बेसिकली, कि मुझे भी ना ये डिले जो वर्ड है ना, इससे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टार्ट से। ठीक है। मैं कह रहा था कि ये कोई कट ऑफ है कि जी ये 23 के बाद जो है ना, जब मेरा 23rd बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया है तो उसके एक दिन ऊपर हो गया और मेरी शादी नहीं हुई, तो मैं कट ऑफ जो है वो या 24 है पार या कर गए 25 ना। है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। हम्म। अब इसमें ना आप पूछे ना कि जी आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो अक्सर जी मैं ये करना चाहता हूँ, कई लोगों के दिमाग में फिट है कि जी हमें शादी करनी है। ठीक है कि नहीं, शादी जो है ना वो एक चैप्टर नहीं है उनके लिए एक डेस्टिनेशन है। देखिए ना, एक बात यहाँ पे है, मेजोरिटी की, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द देखें पीपल। मेजॉरिटी की क्यों है, सवाल यहाँ पे ही आता है। मैं कहता हूँ कि जी जितने इमेच्योर बच्चों की आप शादियां करते हैं ना, वो उस रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप को हैंडल ही नहीं कर पाते। मैं आजकल मेरा बड़ा ही मैं इस हवाले से मतलब डिस्टर्ब भी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम कुछ इस हवाले से देखें कि शादी करने के से पहले एक बंदे की इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी हो, उसकी मेच्योरिटी कितनी हो, जो हमने स्किल्स पहले बात की है वो कितने हैं, कि वो क्या कोई सीरियस रिलेशनशिप हैंडल कर सकता है, सवाल। फिर दूसरी बात कि जो डिले वाला हिसाब है, कि जो रिसर्च में यही था कि आप जब शादी करते हैं अपनी चॉइस से, जब मुझे करनी है शादी, ठीक है, तब मैं उसको मैनेज भी कर लूँगा अगर मेरे कुछ गोल्स हैं। और अब आप देखें कि कई हमारे अपने ही क्लास फेलोज, वो बड़े जो है वो कॉम्पिटेंट हैं, मैं समझता हूँ हमसे भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, बट उन पे जिम्मेदारियाँ फैमिली की इस तरह पड़ गई हैं कि वो उस वजह से एक्सेल नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्या हुआ जी, शादियाँ जो हैं उनकी एक करियर गोल अचीव करने से पहले ही जो है वो होगी। अगर नहीं होगा जी, क्या है जी, यहाँ पे हमने एक फीमेल को एक मेल को एक ऑब्जेक्टिफाई कर दिया ना, कि आपने ना शादी तब करनी है जब आप अपनी खूबसूरती के पीक पे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको जो है ना वो रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। अगर आपने ख़ास एज क्रॉस कर दी, फिर आपकी मार्केट वैल्यू वो नहीं रहेगी, सॉरी टू से। ठीक है, कि आप लोगों की नज़र में एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ये क्या बात हुई, ये हमने ही सेट की है ना ये चीज़ें। आपने, मैं कहता हूँ कि वो लोग जो जल्दी शादी करके एक ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जो उसको वो मैनेज नहीं कर पाते, उन्होंने अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज खरीद लिए। और जिस आने तरह वाली जाके जनरेशन के लिए भी। अल्टीमेटली, ठीक है, कि आपने जाके जिस तरह हम कोई चीज़ नहीं खरीदते, कि आपने जाके ना पैसे दे के कोई चीज़ खरीदनी है, आपने धूमधाम से ना वो चीज़ खरीद ली है क्योंकि वो आपसे मैनेज नहीं हो रही। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप उस फिर जो जितनी बेराहरवी उसके बाद होती है ना, वो काम खराब होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है ना वो अपने ड्राइव्स को इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल करता है कि जी आफ्टर मैरिज, अब जब उसको शादी के बाद भी वो ज़हनी सुकून नहीं मिला, या उसको अपने हिसाब से चीज़ें नहीं मिली, क्या करेगा फिर वो? फिर हमारी सोसाइटी तो उसको और चक्करों में डाल देती है। हाँ जी। ठीक है, अब ये जो डिलेड मैरिज की बात है ना, मैं फिर कहता हूँ इसमें भी 1-2 लोग मेरे मोटिवेशन थे। तो वो बात यहाँ पे स्टार्ट हुई कि जी आफ्टर 26 यू आर नॉट सिंगल, यू आर अनमैरिड। ठीक है? तो वाओ। तो इन पाकिस्तान यू आर अनमैरिड, यू आर नॉट सिंगल, यू कांट अच्छा। से योरसेल्फ कि आप जो है ना आप सिंगल हैं, अब आप अनमैरिड में आ गए। हाँ जी। तो मगर वो कहते थे कि जी हमने अपनी ज़िंदगी में ये गोल अचीव करने हैं, और ये हमारे ड्रीम्स हैं। उसके बाद हम जो है ना वो, और इस हवाले से मैं फिर कहता हूँ कि पेरेंटिंग को भी अगर देखें ना, तो जो एक 24 साल का बाप है और एक 34 साल का बाप है, तो 34 साल का बाप ज़्यादा बेहतर फादर होता है। ठीक है, उसको उसकी उसकी जो फादरहुड है या खातून है, तो उसकी मदरहुड है वो थोड़ी और तरह की होती है। अब वो जो खुद इमेच्योर है, खुद एक जो है वो चीज़ों के धक्कों से गुजर रहा है, फिर उसके बच्चों की जिम्मेदारी उस पर पड़ गई है। मैं फिर एक कहता हूँ कि शादी आपने मेरे कहने से डिले नहीं करनी, शादी आपने मेरे कहने से जल्दी नहीं करनी, कि तब करनी है व्हेन यू वांट टू डू। मतलब आपने किसी के कहने पे नहीं करनी, किसी के प्रेशर में आके नहीं करनी कि जी तुम अभी करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फैसला मैंने करना है व्हेन आई एम रेडी। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहें कि डॉक्टर लुकमान यहाँ पे एडवोकेट कर रहे हैं लेट मैरिजेस को, तो मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ तब करें जब आप करना चाहते हैं, व्हेन यू फील योर सेल्फ रेडी टू हैंडल अ रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप। क्योंकि आपने उस शादी ने, एक शादी बेसिकली हमारे रिलीजन में भी एक बेसिक है कि इसके बाद एक ख़ानदान ने स्टार्ट होना है ना, हाँ मतलब जी। उसकी एक इकाई है कि इसके बाद एक ख़ानदान ने बढ़ना है, आपके बच्चे होने हैं। अब आपने वही डिसीजन गलत कर लिया ना। फिर एक और बात,
आप कभी भी रिएक्शन में शादी ना करें। अक्सर जो लोग हैं ना ब्रेकअप्स के साथ आते हैं तो कहते हैं ये अब हमने हाल ही ढूंढ लिया कि अब हमने ना शादी कर लेनी है। नहीं, घर बसा लेना है। अच्छा। ठीक है कि अब हम इधर से हमसे धोखा हो गया है, हाँ, अब हमने घर, मैं कहता हूँ जी ना ना ना, ये काम रिएक्शन में ना करें, क्योंकि रिएक्शन में आपने जो भी पहला बंदा आपके हाथ में आना है ना, आपने उससे कर लेनी है, और वो हो सकता है उससे बड़ा नाइटमेयर हो आपके लिए। हाँ जी। और जब आपको जो है वो होश आए, तब आपको पता चले कि ब्लंडर को मैनेज करने के लिए मैंने उससे बड़ा ब्लंडर कर लिया। ठीक है, तो इसमें मैं कहता हूँ कि जी आपने 4 माह का पॉज लेना है। ठीक है कि ये एक बिल्कुल मिनिमम विंडो है कि आपका अगर खुदा ना खास्ता ब्रेकअप हुआ है और आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपने 4 माह का पॉज लेना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अगले बंदे के साथ भी ज्यादती करेंगे, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। हाँ आप जी। अभी पुराने रिलेशनशिप के जो ऑरा से बाहर नहीं आए, हाँ और जी। आप अगले बंदे में वो चीजें नहीं देख रहे हैं जो आपने तब देखते अगर आप बिल्कुल मेंटली फ्री होते। हाँ वो जी। तो तब पता चलेंगी जब आप ये काम कर चुके होंगे, हाँ जी। तब हाँ आपको जी। पता चलेगा कि ये तो मैंने ब्लंडर कर दिया। बट डॉक्टर लुकमान, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एक्चुअली। ये इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में। मुझे लगता है कि वो जो एक फैक्टर बना दिया गया है ना, कि एक रस्म है कि इस उम्र में आपने शादी करनी है, इससे डिले की तो फिर आप सिंगल नहीं, अनमैरिड हो, तो किसी ना किसी को तो इस बारे में बोलना है। तो आई रियली रिस्पेक्ट इसमें यही है, फैसला मैंने खुद करना है। फैसला मैंने खुद करना है, और जब मैं रेडी हूँ, जब मैं रेडी हूँ, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। इमोशनली, और इसमें रेडीनेस बड़ी जरूरी है। हम्म। वो रिश्तेदार ये कहेंगे तुम्हारे कजनों के 2 बच्चे हो गए हैं, हाँ तुम्हारी जी। अभी शादी नहीं हुई। हाँ ठीक जी। है, तुम्हारी उम्र में हमारे इतने बच्चे थे। हाँ जी। ये वाला काम नहीं, डू इट व्हेन यू आर रेडी। हाँ जी। और जो है एपिसोड का इख्तिताम जो है, मैं वो एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से करना चाहूंगी। जी वो सुसाइड रेट की जब बात करते हैं हम अपने नौजवानों में, तो उसमें अगर हम फैक्टर्स को जो देखते हैं, तो उसमें हार्ट ब्रेक, पेरेंटल रिजेक्शन, या पीयर्स के साथ प्रॉब्लम्स, या इंगेजमेंट के ब्रेकअप्स, तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। तो लोग सुसाइड तक जब पहुंच जाते हैं आफ्टर एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप, तो वो ब्रेकअप्स को हैंडल करने के लिए व्हाट वुड यू एडवाइस टू द पीपल हु आर लिसनिंग? अच्छा, इसमें ना वो जिस तरह वो एक शेर भी था कि वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ जिन्होंने मरना होता है ना वो मर जाता है। ठीक है, सुसाइड जो है ना, ये वैसे तो मैं जब जब कभी भी मुझे कोई पता चलता ना कि एक यंग बंदे ने सुसाइड किया, मैं अल्लाह जानता मेरा पूरा दिन मैं ना डिस्टर्ब रहता हूँ। मुझे होता है कि क्या किसी ने नोट नहीं किया, उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने, उसके दोस्तों ने। मैं तो इवन देन के एक इंसिडेंट हुआ तो मैं उनके रूममेट से पूछा कि यार आपको ज़रा पता नहीं चला कि ये बंदा जो है, क्योंकि सुसाइड जो है वो ओवर द नाइट डिसीजन नहीं होता, इससे पहले आइडिएशन होती है, और हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आइडिएशन से ही वापस आ जाते हैं। इसको समझाने के लिए क्योंकि दरिया के किनारे पे खड़े होते हैं और वहीं से वापस आ जाते हैं, कोई ना कोई उनको अंदर से होप मिल जाती है। ठीक है, अब सुसाइड से पहले एक होपलेसनेस है। ठीक है कि आपने जब आपने उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरे मामला सेटल नहीं होने। अब जिस तरह आपने कैटेगोरिकली सवाल किया है ब्रेकअप के हवाले से, तो ज़िंदगी जो है ना ये आगे चलती है। ठीक है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। बेसिकली ये भी हमारी एक ज़िद है कि हम ज़िद ये समझें कि जी वो नहीं तो कोई नहीं। और यहाँ पे जो इससे पहले हमने इम्पल्सिविटी की बात की है, हमने इमोशनल रेगुलेशन की बात की, रिएक्टिविटी की बात की हाँ है, जी। इस चक्कर में भी यही काम है। तो मेरा यही पॉइंट है, बेसिकली सुसाइड जो है ना ये एज अ होल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मेन चीज़ यहाँ पे ही आती है कि इससे पहले आपने डिप्रेशन को देखना है कि ये इन रिजल्ट है, दिस इज द आउटकम। आप देखें कि कोई भी सुसाइड है ना, उससे पहले एक हमारा मोटिवेशन है टू गेट रिड ऑफ साइकोलॉजिकल पेन, कि मुझे जो ये दर्द हो रही है ना, साइकोलॉजिकल पेन, हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते कि मैं अजियत में हूँ, और इस अजियत से छुटकारा हासिल करने का मेरे पास यही रास्ता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ ताकि इस तकलीफ से मेरी जान छूटे। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि इसमें पेरेंट्स की बात आती है। पहले मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को तो पता नहीं चलता। ठीक है कि जी हमारा बच्चा या बच्ची वो कहीं इन्वॉल्व थे और उसका साथ ये हो गया है। मैं इसमें उनको मैं कहता हूँ, मगर दोस्तों को पता होता, उनको पता होता है कि ये हमारा, और हम क्या करते हैं, वो जी मजनू बन गया उसके पीछे, और जी ये तो उसने उनका मजाक उड़ाते हैं। उस बंदे को नहीं पता कि जी अब मुझे, अब बात यहाँ पे क्या है, मैं कहता हूँ कि जी खुदारा आप यूट्यूब से ही वीडियोस देख लें। ठीक है, आपने अगर कोई थेरेप्यूटिक हेल्प चाहिए या कुछ आते हैं तो यहाँ पे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर बड़े काम आते हैं, क्योंकि हमें वहां पे ना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद की किरण चाहिए कि जहां से वो दरिया के किनारे से उस बंदे को वापस लेके आना है। जब वो एक दफा बोल पड़ेगा ना कि मैं इस
चीज़ का शिकार हों, फिर हम उसकी हेल्प कर सकेंगे। और मैं फिर कहूँगा कि इस मेन चीज़ के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उस बंदे की अपनी पर्सनैलिटी भी वीक होती है अमूमन, कि वो बंदा डील नहीं कर पा रहा है, हम्म उससे वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही। अब इसके उलट भी आप देख लें, मैं अब जिस तरह कहता हूँ, मैं अब इस बात को कंक्लूड करूंगा इसमें, कि मैं कहता हूँ कि हमारे कल्चर में रिस्पेक्टफुल ब्रेकअप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम समझते हैं कि अगर किसी ने ब्रेकअप किया है तो उसके 3-4 रिएक्शन है। या तो मैं उसके खिलाफ बातें करूंगा, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करूंगा, उसकी मेरी जो प्राइवेसी है वो लीक करता फिरूंगा अपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑन द अदर हैंड मैं एक विक्टिम कार्ड खेलूंगा, मैं मिजरेबल बिहेव करूंगा, मैं खुद डिप्रेशन में चला जाऊंगा और सुसाइड एक एक्सट्रीम उसमें है। तो बात ये है कि जनाब, रिलेशनशिप जो है ना, उसमें ब्रेकअप भी होते हैं और आपने दोबारा मूव ऑन भी करना होता है, दोबारा से नया स्टार्ट भी लेना पड़ता है। तो ये चीज़ भी इस जनरेशन को सिखाने की ज़रूरत है कि ब्रेकअप इज़ नॉट द एंड एंड यू हैव टू डील विद इट। ठीक है, कि मोहब्बत के बाद भी मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर हाँ जी, फिर हो जाती है कि ज़िंदगी ने चलना है। चलना है, ठीक है, हाँ और जी, आप सबसे पहले अपने आप के साथ मोहब्बत करें। हाँ ठीक है, जी, कि आपको पता हो कि जी मैंने किस तरह खुद को जो है वो ज़िंदगी में लेके चलना है, और एक जगह पे फुल स्टॉप नहीं लगा देना। हाँ जी, और ये अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह की नेमत का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस हाँ हवाले जी। से। जी, डॉक्टर लुकमान, आई रियली हैड वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू। ऑब्वियसली वक्त की वजह से हमें थोड़ा क्लोज करना हाँ, पड़ता है, हाँ, लेकिन मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है, बहुत ही मज़ा आया है आपके साथ बात करके। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो वेरी मच। और इरादे का इरादा भी ये है कि बस अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि लोग, जैसे आपने बोला ना, कोई यूट्यूब वीडियो ही देख लो, मे भी कभी किसी की आंखों के आगे से ये वीडियो वीडियो चले जाए, गुजरे, तो हाँ, उसको वो एक छोटी सी उम्मीद की किरण मिल जाए मिल और जाए, वो सही दरिया बात के है। किनारे से और वापस हम आ कहें जाए। हमारा मकसद पूरा हो गया। यही मतलब यही मेरा मकसद है और यही इरादे का हाँ, इरादा है। ये अल्लाह आपको थैंक इस यू सो हवाले से मच।